हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की थ्योरी। इनकम टैक्स में जो थ्योरी क्वेश्चन आंसर है, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करके दूं। पहली चीज कि ये जो वीडियो है वो सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। सीए और सीएमए इंटर के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अगर हम एग्जाम के क्वेश्चन को देखें तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर हम आए तो आपने देखा होगा क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम कहां से? फ्रॉम सैलरी पूछा जा सकता है, एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी। और पूछा जा सकता है कंप्यूट टीटीआई, या कभी कभी पूछा जाता है आप जीटीआई तक निकालिए बस, जिसमें सेट ऑफ क्लबिंग प्रोविजन भी शामिल हो जाता है। टैक्स लायबिलिटी ये भी पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एंड तक पूछते हैं कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। आप समझना, हो सकता है आपको जो न्यूमेरिकल लगता हो क्वेश्चन, मैं उसे भी थ्योरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसे मैं थ्योरी के कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो पहले सुनिएगा ठीक से। दो तरह के क्वेश्चन मैंने बांट दिए, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल में मैं उनको मानता हूं जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। इनकम कंप्यूट करना है आपको, टीटीआई कंप्यूट करना हो सकता है, जीटीआई हो सकता है, टैक्स लायबिलिटी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी हेड की टैक्सेबल इनकम पूछी जा सकती है। ये न्यूमेरिकल में कवर्ड होगा, जिसमें कैलकुलेशन है। प्रोविजन तो है ही सारे, प्रोविजन तो आपको अप्लाई करना ही पड़ता है, लेकिन इसको मैं न्यूमेरिकल कैटेगरी में रखता हूं। अब हम आते हैं थियोरेटिकल कैटेगरी कौन सी होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप शॉर्ट नोट्स लिखो, सिर्फ वही थियोरी नहीं होता। थियोरेटिकल क्वेश्चन को आप पहला हिस्सा देते हैं जिसमें पूछा जाता है डिस्कस। पहला होता है डिस्कस, मैंने बांट दिया डिस्कस टैक्स प्रोविजन। कोई सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो टैक्स प्रोविजन है वो डिस्कस करना है आपको, या डायरेक्ट किसी सेक्शन को कनेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड वो टैक्स के क्या प्रोविजन है वो आपसे पूछेंगे। तो थ्योरी में एक हिस्सा इस तरह का आता है। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरे तरह का क्वेश्चन है, वो कहता है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन विद रीजन। आपसे कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने को कहेंगे रीजन के साथ, कुछ सिचुएशन डील करने को कहेंगे विद रीजन। आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोविजन इनकम टैक्स का क्या है, रीजन के साथ पूछ रहे हैं। यानी आपको आंसर तो देना ही है कि इस सिचुएशन में ये चीज टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस लेता हूं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में वो डिस्कस करके देंगे, कुछ इनकम कवर करेंगे कि बताइए ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं। साथ में आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना है। ये भी मैं थ्योरी में मानता हूं, इसको भी मैं थियोरेटिकल बनाता हूं। इसके बाद टैक्स कंसिक्वेंसेस। कोई सिचुएशन डील करने को दिया जाएगा, जैसे पीजीबीपी के कोई प्रोविजन हो सकते हैं, कैपिटल गेन के कोई प्रोविजन हो सकते हैं, टीडीएस के तो भरे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल चैप्टर जो हम थियोरेटिकल क्वेश्चन करें तो वो टीडीएस है और आईटीआर है। आईटीआर का कोई सिचुएशन दे सकते हैं कि ये रिटर्न लेट फाइल किया है,
अब आप मुझे टैक्स कंसिक्वेंसेस बताएं इसके, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में मैं कवर करता हूं। और लास्ट में डायरेक्ट कभी जमाने में पूछा जाता था और अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स। कम देखा गया है पूछा गया हो शॉर्ट नोट्स, लेकिन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स। डायरेक्ट एक टॉपिक दे देंगे जैसे बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। तो शॉर्ट नोट्स उसके ऊपर वो पूछा जा सकता है। एक तरीके से हम पहले कैटेगरी को भी कवर कर सकते हैं, टैक्स प्रोविजन पूछ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पूछ रहे हैं, ये हमारा थ्योरेटिकल है। तो मैंने इस वीडियो में, हालांकि 2 वीडियो में मैं कवर करूंगा इसको, पूरे क्वेश्चन को, लगभग 35 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। और ये क्वेश्चंस जो 35 क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के एमटीपी से लिया है, मॉक टेस्ट पेपर से लिया है, आरटीपी से लिया है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लिए हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर से लिया है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस उठाए हैं। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में मैंने ध्यान रखा है, सिंस क्वेश्चन मैंने पुराने उठाए हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन अब चेंज हो गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैंने उठाए जिससे रिलेटेड प्रोविजन अब बदल गया है, तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये सारे क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड के लिए है। असेसमेंट ईयर 22-23 में तो अप्लीकेबल है ही, साथ में उसके आने वाले आगे एग्जाम के लिए भी अप्लीकेबल होंगे, जब तक कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविजन बदल ना गया हो, अदरवाइज सारे अप्लीकेबल होंगे थ्योरेटिकल। तो चलिए, थ्योरी, इनकम टैक्स की थ्योरी हम कवर करने जा रहे हैं। 2 वीडियो में मैं इसे कवर करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। देखते हैं आज कितना हम कवर कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन है टोटल, और कवर करने का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना नहीं है। हो सकता था मैं सीधा आपको क्वेश्चन विद आंसर पकड़ा देता, आप भी उसे कर सकते थे। पर्पस ये भी है कि हम थोड़ा सा ट्रिक भी यहां देखें, ये भी देखें कि एग्जामिनर पूछता क्या है, हमें लिखना किस तरीके से है, क्या इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं लिखने के। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप ये थ्योरी याद करेंगे, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, लेकिन लैंग्वेज आप अपना वहां ड्रॉ करेंगे। क्योंकि लैंग्वेज अगर आप रटते चले गए तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बर्डन हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत सारे लैंग्वेज को रटें। तो सेक्शंस याद होने चाहिए, प्रोविजन याद होने चाहिए, लिखना हमें वही सेक्शन और प्रोविजन है, थोड़े से लैंग्वेज हमें अपना उसमें मर्ज करना होता है। तो हम वो भी देखेंगे कि थ्योरी में हम और किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, क्या इसे और दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो आप। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि आप सेम आंसर यूज करो, आंसर थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी डिस्कस करेंगे। और थोड़े बहुत प्रोविजन भी रिवाइज करेंगे जहां हमें जरूरत है, जरूरत पड़ेगा कि ये सेक्शंस। ये वीडियो आप तभी देखोगे जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था। क्योंकि आप सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो पूरा, तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन 2-3 चैप्टर से कनेक्टेड है, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हालांकि मैंने चैप्टर वाइज बनाकर दिया है आपको, चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज में आप देखेंगे जैसे बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, रेजिडेंशियल में कवर किए हैं, क्लबिंग में कवर किया है। सेट ऑफ में थियरी आ सकता है, बट मिला नहीं मुझे ज्यादा कहीं पर कुछ खास, तो वो न्यूमेरिकल के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। डिडक्शंस में थियरी नहीं मिला मुझे, तो वो ऑब्वियस है कि न्यूमेरिकल के साथ कवर होता है। सैलरी में नहीं मिला, एक अरियर्स करके है, वो जबरदस्ती थियरी मैंने डाल दी, चलिए वो भी ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल, हाउस प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल, हालांकि हाउस प्रॉपर्टी में एक थियरी की पॉसिबिलिटी बनती है डीम्ड डोनर की, सेक्शन 27, तो आप तैयार करके जरूर जाइएगा। लेकिन मुझे एमटीपी में, आरटीपी में, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में वो नहीं मिला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। थियरी है, पढ़ के जाना चाहिए। पीजीबीपी में मुझे नहीं मिला। पीजीबीपी में ऑब्वियस है, पीजीबीपी आप तो जानते हो कि एग्जामिनर को पीजीबीपी कितना पसंद है, ये चैप्टर कितना पसंद है, और इस चैप्टर से वो भर भर के क्वेश्चंस डालता है। तो क्या न्यूमेरिकल, कैपिटल गेन में 1-2 क्वेश्चन मुझे मिला, अदर सोर्सेज में 2-3 क्वेश्चन मिले, बाकी सब न्यूमेरिकल में कवर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिला टीडीएस में। टीडीएस टीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जितने भी क्वेश्चन एमटीपी में, आरटीपी में कवर किए गए हैं, वो सब
मैंने थ्योरेटिकल कैटेगरी में रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल उसको नहीं बोल सकते आप। आईटीआर से है, आईटीआर से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 कैटेगरी और मैंने बनाई है थ्योरी में, जो सिर्फ सीएमए के स्टूडेंट के लिए है। 2-3 क्वेश्चन लास्ट में, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है लास्ट में, जो सीए इंटरमीडिएट, क्योंकि मैंने कॉमन रिकॉर्ड किया है ये, तो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए वो नहीं होगा, वो सिर्फ सीएमए के लिए होगा। और वो भी मैं गेस करता हूं कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ही। उसके बाद आपको पता होगा 2023 ऑनवर्ड, 2023 ऑनवर्ड सीएमए के सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया है। किस तरह से मर्ज किया है? जैसे सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में था, है अभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साथ, सीएमए में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साथ मर्ज हो गया है। तो मर्ज होने में ऑब्वियस है कि इनके जो लेंथ है डीटी के एरिया वो कम हो जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में 2023 ऑनवर्ड वो जो मैं 2-3 क्वेश्चन में कह रहा हूं जो सीएमए के लिए सिर्फ है, वो भी हट जाए, हो सकता है। डिपेंड करता है कि अभी उनके सिलेबस पूरा क्लियर नहीं है, स्टडी मैट अभी नहीं आया है, तो जब आएगा तो उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो अभी है सीएमए के लिए और सीए के लिए नहीं है, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, बाकी तो सब कॉमन है सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे तो तरीका ये होना चाहिए, मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर कराते समय यही बोलता हूं कि तरीका ये होना चाहिए कि पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप पढ़ें खुद से। मैं ये मानता हूं कि यह तरीका ज्यादा कारगर है। वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और खुद पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ भी रफ में, कि माइंड में ये आ जाए कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए इन चीजों को लिखता। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए कि मैंने क्या डिस्कस किया और आंसर क्या है। ठीक है, आपने जो सोचा और जो आंसर है वो हो सकता है कि नहीं मिलता हो, मिलता भी हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी सोच, आपका माइंड डेवलप होगा प्रोविजन से रिलेटेड और मल्टी डायमेंशन एरिया कवर कर पाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में 2-3 प्रोविजन आप यूज कर पाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे पहला क्वेश्चन है तो मैं पहले स्क्रीन पूरा कवर करूंगा। इस स्क्रीन को आप पॉज कर लेना, फिर आप सोचना कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रीजन के साथ आपको डिस्कस करना है इनकम टैक्स के प्रोविजन को देखते हुए। ठीक है, डिस्कस करना है टैक्सेबिलिटी। देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, राजपाल ने एक जमीन खरीदी है, खरीदी नहीं है, राजपाल टुक अ लोन लैंड ऑन रेंट, रेंट पर लिया है। किससे लिया है? फ्रॉम शिल्पा ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹10,000, 10,000 में इन्होंने एक जमीन किराए पर ली है। ही सबलेट लैंड टू मिस्टर मनीष फॉर मंथली रेंट ऑफ ₹11,500। तो जमीन लिया और लेट आउट कर दिया फर्दर। मनीष क्या यूज कर रहा है इस जमीन का, जरा देखिए। मनीष यूजेस लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी उनके पास जानवर हैं जिनको चारे के लिए वो जमीन वो उपयोग करते हैं, यानी इसका मतलब ग्रास लैंड है ये और एग्रीकल्चर पर्पस से रखा हुआ है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि ये एग्रीकल्चर पर्पस इस जमीन का अल्टीमेट यूज है। मैंने जमीन लोन रेंट पर लिया और उस जमीन को फर्दर मैंने रेंट पर दे दिया। अब जिसको मैंने रेंट पर दिया है वो इस जमीन का एग्रीकल्चर यूज कर रहा है, तो बड़ा ऑब्वियस है ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया। और एग्रीकल्चर लैंड को मैंने किराए पर लेकर फर्दर किराए पर दिया है और वो एग्रीकल्चर पर्पस से ही यूज हो रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अभी मैंने नहीं पढ़ी, अब रिक्वायरमेंट पर आते हैं। राजपाल वांट्स टू क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹10,000। इसका मतलब
11,500 रुपये उसे किराया आता है राजपाल को, और वो 10,000 रुपये जो किराया दे रहा है उसे वो डिडक्शन में क्लेम करना चाहता है फ्रॉम रेंटल इनकम रिसीव्ड। अब आपको ये टैक्सेबिलिटी डिस्कस करना है। सोचिए सोचिए आपने क्या सोचा। सर हमने ये सोचा कि राजपाल की 11,500 एग्रीकल्चर इनकम है, राजपाल की 11,500 एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर इनकम दो तरह की होती है, एक जो आप डायरेक्ट कल्टीवेशन से करते हो, खेतीबाड़ी के खर्चे करते हो और उसको बेचते हो, तो वो एग्रीकल्चर की इनकम होती है। वहां पर प्रोविजन है, वहां पर प्रावधान है कि वो नेट एग्रीकल्चर इनकम को वर्कआउट करे। जो खर्चे हैं, सीड्स के खर्चे हैं, कल्टीवेशन के खर्चे हैं, हार्वेस्टिंग के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट किया जाए, ठीक। एक तो ये है। दूसरा, ये रेंट, डायरेक्ट रेंट से जो इनकम आती है वो एग्रीकल्चर इनकम है। डायरेक्ट जो रेंट से इनकम आ रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर हम जमीन को अल्टीमेट एग्रीकल्चर पर्पस से यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो सबसे पहला मैंने उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जनरली स्टूडेंट यहां पर गलत आंसर करेंगे, जनरली गलत आंसर करेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक आदमी 11,500 का किराया प्राप्त कर रहा है और वो 10,000 का पहले किराया दे रहा है। वो कहता है कि भाई मेरी इनकम जो नेट निकाली जाए वो 1,500 निकाली जाए, 10,000 का खर्चा है तो वो माइनस होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो बड़ा जेन्युइन डिमांड है इनका कि 10,000 रुपए का खर्चा है, 11,500 की आमदनी है और उस पर उनको डिडक्शन चाहिए और नेट एग्रीकल्चर इनकम 1,500 हो जाए। मन में अगर आपका ये आ रहा है कि सर इस झगड़ा क्यों है इस बात का, क्योंकि चाहे वो 1,500 आ जाए या 11,500 आ जाए, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, तो उसमें कोई टेंशन क्यों ले रहा है राजपाल, क्यों डिडक्शन 10,000 की वो चाह रहा है। तो इसका जवाब यह है कि राजपाल इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की एग्रीकल्चर इनकम इंटीग्रेट होती है स्लैब रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैटर करेगा कि 11,500 लिया जाए एग्रीकल्चर इनकम या 1,500 लिया जाए एग्रीकल्चर इनकम, मैटर करेगा। छोटी रकम है, बड़ी रकम होती तो डिस्कस करने जैसा पॉइंट तो है, ठीक है। तो मैं एग्रीकल्चर इनकम को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक जो किसान को आमदनी आती है, किसान को, अब किसान की आमदनी आप समझ रहे होंगे, कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, ये सारे प्रोसीजर फॉलो करता है और फिर वो इनकम आती है। वहां पर रूल बने हुए हैं कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालना है, वर्कआउट करना है, नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालना है, ये सारे खर्चे घटाने के बाद। दूसरा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो रेंटल एग्रीकल्चर इनकम है, जो कि जमीन आप रेंट पर देते हो और वो रेंटल एग्रीकल्चर इनकम है। वहां पर कोई प्रावधान नहीं है कि आप नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालें। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11,500 एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, 11,500 एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब झगड़ा समझिए। 11,500 एग्रीकल्चर इनकम है जो कि कवर्ड है सेक्शन 10 में, जो कि कवर्ड है सेक्शन 10 में। अब आप एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स में जाएंगे अगर, तो आपको एक सेक्शन सबसे ऊपर दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा 14A। यह सेक्शन प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार के डिडक्शन को ऐसी आमदनी से जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है। इस वजह से यहां एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होने के वजह से उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 14A उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर ये कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग का मामला होता तो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम की वर्कआउट की कैलकुलेशन करके हम उसे इंटीग्रेशन में यूज करते। तो यहां पर जो डिडक्शन की मांग की गई है वो डिडक्शन की मांग जेन्युइन नहीं है। यहां पर आपको सेक्शन, पहले तो एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तो 21A में आ जाना चाहिए आपको, एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में। उसके बाद आपको कवर करना चाहिए सेक्शन 10 और उसके बाद सेक्शन 14A। अगर आप ये 3 पॉइंट अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो भी स्कोर पूरा आएगा।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसे याद करें इस आंसर को, बस ये देखें कि ये 3 सेक्शन आपको कवर करना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहां नहीं कवर करना चाहिए था बेसिक कंसेप्ट में ये, लेकिन चूंकि मैंने जहां से ये क्वेश्चन उठाया सी इंस्टीट्यूट के या तो एमटीपी का होगा, मॉक टेस्ट पेपर का होगा, या सजेस्टेड आंसर क्वेश्चन आंसर का होगा, वहां पर ये तीनों एक साथ था, मैंने उठा लिया। हालांकि ये रेजिडेंशियल स्टेटस से कनेक्टेड है, कोई बात नहीं है। हमने तो पहले डिस्कस किया है कि ये वीडियो आप तभी देखें जब पूरा सिलेबस कवर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर प्रथम एक नॉन रेजिडेंट है, इनको 1,14,000 की इनकम आ रही है मिस्टर राकेश से, जो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के। जो प्रथम को आमदनी आ रही है, जो पे किया गया है प्रथम को, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप्ड बाय प्रथम, यानी कि एक एनआर ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप की, उसके राइट को ट्रांसफर किया है मिस्टर राकेश को, और राकेश उसको पे कर रहा है। तो क्या ये इनकम रॉयल्टी की परिभाषा में आ जाएगा? यस। एक एनआर की रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में सेक्शन 9 का ध्यान रखते हुए, और सेक्शन 9 कहता है कि अगर ये रॉयल्टी गवर्नमेंट से रिसीव हो इस एनआर को तो इंडिया में टैक्सेबल है। अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी और व्यक्ति से रिसीव हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, तो एनआर की इनकम रॉयल्टी इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब उस रॉयल्टी को प्राप्त करने के लिए जो राइट ट्रांसफर किया गया है, उस राइट का उपयोग इंडिया में हुआ हो, इंडिया के बिजनेस में हुआ हो। चाहे वो बिजनेस में हुआ हो, अदरवाइज हुआ हो, इंडिया में होना चाहिए। अगला लाइन पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय प्रथम इन सिंगापुर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप एनआर हो, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहां डेवलप किया उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका उपयोग राकेश कहां कर रहा है। एंड मिस्टर राकेश uses such process for his business carried on by him in Dubai। ओहो, तो इवन राकेश ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। जरा गौर कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका रिवीजन करवाऊं आपको, तो एनआर को अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, इसमें इंटरेस्ट भी आ जाना चाहिए लेकिन हम वो बाद में कवर करेंगे। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी अगर एनआर की इनकम है, तो इनकम इंडिया में तब टैक्सेबल होती है जब ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी गवर्नमेंट ने पे किया हो, इंडियन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी रेजिडेंट ने या नॉन रेजिडेंट ने पे किया हो, तो टैक्सेबल तब होगा जब इसके सर्विसेज या इसका इंटेलेक्चुअल राइट जो ट्रांसफर किया गया है, जिसके वजह से ये रॉयल्टी दी जा रही है। भाई रॉयल्टी तो किसी वजह से दी जाएगी, किसी राइट के वजह से, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किसी सर्विस के वजह से दी जाएगी। तो ये जो सर्विस और राइट है, ये इंडिया में यूज होगा, तब इस रॉयल्टी और एफटीएस को आप एनआर के हैंड में इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। तो यहां आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। क्या सर हमें सिर्फ नॉट टैक्सेबल लिख देना चाहिए? नहीं, ये जो हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि टैक्सेबल तब होगा जब राइट का यूज इंडिया में हो, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा। आंसर आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि हमें ऐसे लिखना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं सेम लैंग्वेज जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस्टर नेत्रम, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप गौर कीजिएगा। आपने पता नहीं पढ़ने के बाद क्या इसके बारे में सोचा। एक व्यक्ति है जो धान उगा रहा है, ग्रो कर रहा है पैडी जमीन पर, ठीक है। उसके बाद वो ऑपरेट कर रहा है, उसका मैकेनिकल ऑपरेशन के जरिए उस धान को, उस फसल को मार्केट में फिट बनाने के लिए, ताकि वो सेल किया जा सके। उसके ऊपर जो है एंड शेफ है, यानी कि जो उसके ऊपर जो छिलके हैं उसके, आप समझिए जो पेडी के ऊपर छिलके होते हैं, सूखी घास या ऊपर जो भी
उसको वो रिमूव कर रहा है। इसे आप किस प्रोसेस में रखेंगे? जब कटाई धान की होती है तो धान के कटाई के बाद उसकी कुटाई होती है और उस कुटाई में उसके छिलके हटाए जाते हैं और फिर वो रॉ राइस तैयार होता है। बिल्कुल चावल जो है, बिल्कुल जो खेत में ही चावल बनता है, खेत में ही चावल कुटाई के बाद जो निकाला जाता है। फिर उस चावल का वो दो उपयोग कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट उसे बेच सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। डायरेक्ट बेचेंगे तो खरीदार बड़ा ही मुश्किल होता है कि वो खुद कंज्यूम करे इस तरह के चावल को। उसको फिर बाद में राइस मिल में ले जाकर उसकी पॉलिशिंग होती है प्रॉपर वे में और प्रॉपर राइस जो आपके घर में आता है वो बनता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये किसान खुद कर रहा है अपने फार्म में, अपने खेत में। तो अगर वो पैडी डायरेक्ट बेच देता तो भी एग्रीकल्चर इनकम होता, और अगर पैडी के ऊपर जो उसने छिलके हटाए, वो छिलके हटाकर जो चावल यानी कि रॉ चावल जो है वो पैक करके अगर वो बेच रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में ये मेंशन है कि जो खेत में उगाया जाए उसको डायरेक्ट आप बेच रहे हो तो भी, और जो खेत में ही आपने कोई ऑपरेशन किया है उसके ऊपर ताकि उसे मार्केटेबल बनाया जा सके, तो वो जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है उसको बेचकर भी एग्रीकल्चर इनकम आएगा। तो यहां पर यही किया गया है कि इसकी फिल्टरिंग की है ग्रेन की और फाइनली इसे पैक करके इन्होंने बेचा है। तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी या नहीं? आंसर है यस, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसके भी आंसर का आप रेफरेंस ले सकते हो, इसमें एक ही सेक्शन उपयोग होगा 21A। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में कितना समय लगा हमें, तो काफी समय लगता है। थ्योरी एक तरह से आपको याद भी हो जाएगा और प्रोविजन भी थोड़ा रिवाइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समय कम लगेगा, फटाफट कवर करते हैं। एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन, कारण बताओ। क्या एक्सप्लेन करना है? वेदर फॉलोइंग इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारे रेंज में जो सेक्शन आया वो सिर्फ ये वाला आएगा, क्योंकि यही सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा है 21A। ओके, सबसे पहले रेंट प्राप्त कर रहे हैं आप। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देकर, और वो एग्रीकल्चर लैंड किस लिए उपयोग हो रहा है? फिल्म की शूटिंग के लिए। तो ऑब्वियस है कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ये IFOS में कवर्ड होना चाहिए। ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, ये भी आपने पढ़ा होगा कि नर्सरी में जो सिपलिंग और सेडलिंग की एक्टिविटी होती है, पौध बनाने की जो एक्टिविटी होती है, उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ये सेक्शन 21A के एक्सप्लेनेशन में कवर्ड था। जब आपने पढ़ा होगा 21A के एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन 3 है, वैसे आपको नहीं याद हो तो चलेगा, एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप करना। एक्सप्लेनेशन में कवर्ड है कि जो नर्सरी की इनकम है, जहां पर हम सिपलिंग और सीडलिंग करते हैं यानी पौध तैयार करते हैं, वो इनकम भी एग्रीकल्चर माना जाता है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। हालांकि आपको सोचने का मौका नहीं दिया, जैसे मैंने कहा था कि मौका दूंगा। चलिए तो मौका देता हूं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। मैं 1 मिनट के लिए बस यहां मैंने लगाया और हटा दिया, तो आप रोक दीजिए, क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा तो आप प्रॉपर वे में उसे देख पाओगे और सोच पाओगे। और वीडियो को पॉज करके सोचिए और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अज्यूम कि आपने सोच लिया। मिस्टर थॉमस एक नॉन रेजिडेंट है और जापान के सिटीजन है। इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। आपको एग्जामिन करना है टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो जो मैंने शुरुआत में कैटेगरी बताई थी ना, उस तरीके से ही क्वेश्चंस दिए हुए। टैक्स इम्प्लीकेशंस आपको बताना है मिस्टर थॉमस के हैंड पे 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए। जैसा मैंने कहा 22-23 के लिए, आगे के ईयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा जब तक इस सेक्शंस में कोई पर्टिकुलर चेंज ना आ जाए। ये सारे सेक्शंस, सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वैसे ही तैयार रहेंगे, तो आने वाले समय के लिए भी ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। पहला देखते हैं क्या है इनकम। इंटरेस्ट, हम रेजिडेंशियल स्टेटस में आ गए हैं, ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मार्शल, नॉन रेजिडेंट। मिस्टर थॉमस जिसके लिए ये क्वेश्चन है, ये खुद एक नॉन रेजिडेंट है और इनको इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे नॉन रेजिडेंट से।
अगर आप याद करें रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन 9 को रिवाइज मैं करा रहा हूं, तो वहां यह मेंशन था कि एनआर के ब्याज की इनकम इंडिया में तब टैक्सेबल होगी जब यह ब्याज, पहला नंबर, गवर्नमेंट से रिसीव होगा, दूसरा नंबर, जब यह ब्याज किसी इंडियन रेजिडेंट से रिसीव हो और लोन का उपयोग उस रेजिडेंट ने इंडिया में किसी भी पर्पस से किया हो, इंडिया में किसी भी पर्पस से किया हो। तीसरा, अगर यह ब्याज इस एनआर को एक एनआर से रिसीव हो रहा है तो यह ब्याज इस एनआर की, थॉमस की इनकम तब मानी जाएगी इंडिया में जब लोन लेने वाला एनआर उस लोन का उपयोग इंडिया में किसी भी पर्पस नहीं, बिजनेस पर्पस से करता है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको। गवर्नमेंट अगर ये ब्याज दे रहा है थॉमस को, टैक्सेबल इन इंडिया। कोई रेजिडेंट इस थॉमस को ब्याज दे रहा है और लोन इंडिया में यूज हो रहा है एनी पर्पस, टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन अगर एक एनआर इस थॉमस को ब्याज दे रहा है तो लोन लेने वाला एनआर उस लोन का उपयोग इंडिया में बिजनेस पर्पस से करेगा, तब यह ब्याज थॉमस के लिए टैक्सेबल होगा। यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन ड्रॉ करता है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं मिस्टर मार्शल से, जो नॉन रेजिडेंट है। मार्शल ने फंड बोरो किया होगा, ऑब्वियस है। पर्पस क्या है? पर्पस है इंडियन कंपनी के डिबेंचर में निवेश करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बंदे ने लोन जो लिया उसको निवेश कहां किया, इन्वेस्ट कहां किया? एक इंडियन कंपनी आर लिमिटेड ले लेते हैं, इसके डेट में, यानी कि डिबेंचर में। तो मुझे बताइए, इस डिबेंचर से इस एनआर को ब्याज की इनकम आएगी या बिजनेस की इनकम आएगी? इस डिबेंचर से मिस्टर मार्शल को ब्याज की इनकम आएगी। ब्याज की इनकम आई तो ये कहां जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। तो क्या हम ये कहें कि थॉमस ने लोन को इंडिया में यूज किया? यस। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। क्या हम कहें कि थॉमस ने, मार्शल ने लोन को इंडिया में यूज किया? यस। क्या हम कहें कि मार्शल ने लोन को इंडिया में बिजनेस पर्पस से यूज किया? नो। आईएफओएस की इनकम आ रही है, बिजनेस पर्पस नहीं बोलेंगे। इसलिए थॉमस का ये ब्याज इंडिया में नहीं टैक्सेबल होगा, नॉट टैक्सेबल। क्लियर है ये पॉइंट? जहां भी आपको लगे कि अरे ये क्या बोला सर ने, आपको रोकना है, बैक जाइए, दोबारा सुनिए। ऐसा होना चाहिए कि एक बार ही आपने वीडियो देखा तो आपको ये सारी चीजें बार बार नहीं देखनी पड़े, आपको याद हो जाए। सेकंड पर आते हैं, पॉइंट पर। थॉमस ने 10 लाख रुपए रिसीव किया है जापान में। अरे इंडिया में रिसीव किया होता तो हाथ के हाथ निपटा देते, टैक्सेबल इन इंडिया। कोई नहीं, जापान में रिसीव किया है। कहां से? बिजनेस एंटरप्राइज से। ओहो, फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया, यानी एक बिजनेस इंडिया में रन कर रहा है, उससे ये 10 लाख रुपए मिला है, लेकिन मिला है जापान में। अच्छा, ये 10 लाख रुपए क्यों मिला है भाई? थॉमस को 10 लाख क्यों मिला है? फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। थॉमस ने इस बिजनेस को लाइसेंस ग्रांट किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ग्रांट किया है, तो ये रॉयल्टी इनकम आ गई। तो ये इनकम रॉयल्टी की हो गई। रॉयल्टी की इनकम थॉमस को मिल रहा है इंडिया के बिजनेस से, इंडिया के बिजनेस से। तो यानी इंडिया के बिजनेस ने उस रॉयल्टी के लिए जो लाइसेंस कनेक्ट किया है, वो लाइसेंस इंडिया में यूज हुआ, इंडिया के बिजनेस में यूज हुआ। तो डायरेक्टली थॉमस की इनकम ये टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी। टैक्सेबल है साहब, मैंने टिक कर दिया, मतलब टैक्सेबल है। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी। गौर कीजिएगा, ये एक्सेप्शन में था। सेक्शन 9 में सबसे पहला नंबर जो नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल है वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। किसी एनआर को इनकम आ रही है जिस इनकम का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, तो उस एनआर की ये इनकम टैक्सेबल है। बिजनेस कनेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट के पर्पज से अगर बिजनेस कनेक्टेड है, या न्यूज एजेंसी है,
न्यूज एजेंसी है या फिल्म शूटिंग है तो ये एक्सेप्शन के तौर पे दिया गया था, आपको ध्यान होगा। तो न्यूज एजेंसी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाता, एक्सेप्शन के तौर पे रहता है। इसलिए अगर ये न्यूज एजेंसी के वजह से इसको इनकम रिसीव हुई है तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके साथ अग्रीमेंट हुआ है फॉर ट्रांसफर टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन एंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग देयर टू। टेक्निकल डॉक्यूमेंट और डिजाइन ट्रांसफर हुआ है और उससे रिलेटेड सर्विस भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हो गया। रुकना है, वापस सोचना है कि अच्छा मिस्टर थॉमस को कुछ इनकम आ रही है, कितनी आ रही है? ही चार्ज ₹10 लाख, कुछ इनकम आ रही है 10 लाख की, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एनआर की इंडिया में टैक्सेबल तब होती है जब ये गवर्नमेंट दे या रेजिडेंट दे कोई और उस सर्विस को इंडिया में यूज करे, या कोई नॉन रेजिडेंट दे और उस सर्विस को इंडिया के बिजनेस में यूज करे। ठीक है, तो थॉमस को कौन दे रहा है? एक पार्टनरशिप फॉर्म दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म दे रहा है और मिस्टर थॉमस ने ये जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट और डिजाइन है ये सेटअप से रिलेटेड है जो डेनिम जीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सूरत में। वाह, बात खत्म हो गई। तो सूरत यानी इंडिया में एक डेनिम जीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है जिससे रिलेटेड ये सर्विस दी गई है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो क्या ये सर्विस इंडिया में यूज हुआ है? यस। तो एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? यस, ये टैक्सेबल हो जाएगी। आंसर आप देख लेना। नंबर 4, अच्छा ठीक है, आपको पहले एक बारी देखने देता हूं, वैसे आंसर भी साथ में आ रहा है, क्या देखोगे? हाथ के हाथ निपटा देते हैं। इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। 3 आमदनी को यूज किया इन्होंने, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। इज टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये क्या सर क्वेश्चन आ गया? टेरिटोरियल नेक्सस मतलब टेरिटरी तो आप जानते हो, नेक्सस मतलब संबंध। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से, जैसे मैं आपको समझाऊं तो अभी आपने क्वेश्चन देखा मिस्टर थॉमस का, नॉन रेजिडेंट थे वो, और पीछे भी एक क्वेश्चन गया था जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं आपको, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। यहां पर मिस्टर प्रथम एक नॉन रेजिडेंट है और इन्होंने एक राइट ट्रांसफर किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जिसको मिस्टर प्रथम ने सिंगापुर में डेवलप किया था। हो सकता है प्रथम यूएसए के नागरिक हो, तो रहने वाले यूएसए के हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो उन्होंने रिसर्च से तैयार किया, डेवलप किया, वो सिंगापुर में किया। अब अगर प्रथम ने इस राइट को किसी व्यक्ति को, इवन किसी नॉन रेजिडेंट को दिया है यूज करने, और नॉन रेजिडेंट ने इस राइट को इंडिया में यूज कर लिया, तो यहां पर टेरिटोरियल नेक्सस कूड़े में चला गया। प्रथम कहेगा मैं तो जी सिटीजन ऑफ अमेरिका हूं, इंडिया से मेरा क्या कनेक्शन, हम नहीं मानेंगे। वो कहेगा रुकिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आप बात कर रहे हो ये हमने सिंगापुर में डेवलप किया है, हम नहीं मानेंगे। अल्टीमेट अगर इसका उपयोग इंडिया में हो गया तो उससे रिलेटेड जो रॉयल्टी जाएगा मिस्टर प्रथम को, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो यहां पर टेरिटोरियल नेक्सस यानी कि ये डेवलप कहां हुआ, लोन कहां दिया गया, आप लोन पर आ जाइए। अभी लोन का भी हमने क्वेश्चन किया था, कोई क्वेश्चन अभी किया था लोन का, ये वाला ले लेते हैं। ये ब्याज मार्शल को, अब थॉमस किसी दूसरे देश का, मिस्टर मार्शल किसी दूसरे देश के, हो सकता है इनके बीच जो अग्रीमेंट हो लोन के लेन देन का, ये किसी और देश में हुआ हो बैठ के।
अलग अलग देशों में रहने वाले व्यक्ति दूसरे जगह पर कहीं पर अग्रीमेंट करते हैं कि तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा। अब यह ब्याज उस व्यक्ति की इंडिया में कैसे टैक्सेबल हो गई? क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति उस लोन का इंडिया में बिजनेस यूज कर रहा है। यहीं पर हम इस बात को समझ पाएंगे कि टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है, बल्कि अल्टीमेट यूज हमें देखना है। अग्रीमेंट कहां साइन हुआ लोन का, राइट ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट कहां साइन हुआ, राइट कहां डेवलप हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका अल्टीमेट उपयोग इंडिया में हुआ होगा, यानी हमारे लिए जो बेस्ट देखने की चीज है वो क्या है? यूटिलाइजेशन। लोन के ब्याज के केस में लोन का यूटिलाइजेशन कहां हुआ है? आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ब्याज के केस में लोन का यूटिलाइजेशन, रॉयल्टी के केस में राइट का यूटिलाइजेशन, और एफटीएस के केस में सर्विस का यूटिलाइजेशन। ये यूटिलाइजेशन अगर इंडिया में हो रहा है तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। तो क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? एग्जामिन करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ गिवन स्टेटमेंट। आंसर इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि टेरिटोरियल नेक्सस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना है इससे रिलेटेड और फाइनल आंसर दे देना है। अपने लैंग्वेज में आप दे सकते हो। लोन ब्याज के लिए आप कहना लोन का यूटिलाइजेशन हमें देखना होता है। रॉयल्टी और रॉयल्टी के लिए राइट का और एफटीएस के लिए सर्विस का यूटिलाइजेशन देखना होता है। भले ही एनआर किसी और देश का रहने वाला हो, भले ही एनआर का बिजनेस प्लेस इंडिया में ना हो, भले ही एनआर ने ये राइट, ये लोन, ये सर्विस का अग्रीमेंट कहीं और किया हो। ठीक है जी। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा था, आप एक बार इसको देखो, पॉज कर लेना। डन कर लिया होगा? हाँ, तो मैं तो जल्दी हटाऊंगा, आपको बस पॉज कर लेना और आराम से सोचना है क्वेश्चन क्या है। आए क्वेश्चन पर। ये भी रेजिडेंशियल से ही चल रहा है हमारा। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रीजन भी थोड़ा देना है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राहुल एज एम्बेसडर इन जापान। सैलरी से रिलेटेड हो गया जी। सेक्शन 9 भी आ रहा है इसमें और सैलरी भी आ रहा है इसमें। और इसमें और क्या आ सकता है? सोचिए, आपने सोचा कि नहीं सोचा? सैलरी चैप्टर में सेक्शन 10(7) को हमने कवर किया था, जहां आपको बताया था और एक क्वेश्चन भी हमने किया था इससे रिलेटेड कि ऐसे व्यक्ति जो एम्बेसडर हैं, ऐसे व्यक्ति की सिर्फ बेसिक पे टैक्सेबल है इंडिया में। ना कोई अलावेंस और ना कोई परक्विजिट्स टैक्सेबल होता है, वो एग्जम्प्ट हो जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने देखा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति आउटसाइड सर्विस दे रहा है तो वो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया माना जाता है। तो इस दोनों को हमें कनेक्ट करना है, सेक्शन 9 को भी और सेक्शन 10(7) को भी। क्यों 7 को? क्योंकि यहां पर सैलरी के साथ अलावेंस मुझे साफ दिख रहा है। और आपको टैक्सेबल करना है तो कितना टैक्सेबल करेंगे? 7,50,000। उसमें भी अगर आपको यह लिखना है कि टैक्सेबल सैलरी कितनी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ना भूलें। टैक्सेबिलिटी आपको बतानी है तो आप कहोगे 7,50,000 टैक्सेबल है सिर्फ। सेक्शन 10(7) में 2,40,000 की एग्जम्पशन हो जाएगी और सेक्शन 9 के वजह से ये इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने टैक्सेबल सैलरी लिख दी कि टैक्सेबल सैलरी 7,50,000 है तो आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आपको टैक्सेबल सैलरी शब्द का प्रयोग करना है तो फिर आप वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यूज करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कोई नॉन रेजिडेंट है जूही, अच्छा, इंगेज्ड इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में इंगेज्ड है। किस चीज के ऑपरेशन में? कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 9 में सबसे पहले बिजनेस कनेक्शन का जिक्र है, लेकिन बिजनेस कनेक्शन में न्यूज एजेंसी, फिल्म शूटिंग और एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट किया गया है, मतलब एक्सेप्शन में रखा गया है। तो अगर ये महिला सिर्फ एक्सपोर्ट गुड्स को करती है और इंडिया में गुड्स खरीद के और इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ ये कनेक्शन है, तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा और ये इनकम इनकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इंडिया में ये टैक्सेबल नहीं होगी।
नेक्स्ट लेते हैं मिस्टर नवीन, नॉन रेजिडेंट है, 3 लाख रुपए रॉयल्टी मिल रहा है इनको, रॉयल्टी मिल रहा है। जो राइट इन्होंने राकेश को दिया है जो खुद एक नॉन रेजिडेंट है, राकेश इसका यूटिलाइजेशन कहां कर रहे हैं, इंडिया में। राकेश यूटिलाइज्ड पेटेंट राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया, 50% रॉयल्टी इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड 50% आउटसाइड इंडिया। बकवास है जी, 50% आप इंडिया में रिसीव करो या बिल्कुल ना रिसीव करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 2 तरीके से टैक्सेबल करते हैं एनआर की इनकम, एक रिसीव्ड इन इंडिया और एक अर्न इन इंडिया। और ये पूरा हिस्सा 3 लाख रुपए का अर्न इन इंडिया में आ गया, तो वो तो वैसे ही टैक्सेबल हो गया। अब आप इसको रिसीव्ड इंडिया में करो या ना करो, तो सारा का सारा 3 लाख इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि रॉयल्टी यानी राइट, और राइट का यूज इंडिया में हो रहा है तो रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, मिस्टर जेम्स एनआरआई, 10 लाख रुपए का लोन लिया है इन्होंने, किससे, मिस्टर आकाश से, जो एनआर है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, अब बिना आगे पढ़े हुए सोचिए कि अगर जेम्स ने इस लोन को इंडिया के बिजनेस में, गौर कीजिएगा यहां बिजनेस जरूरी है, अगर जेम्स एनआरआई के जगह आर होता तो लोन सिर्फ इंडिया में यूज होना चाहिए, चाहे पर्पस कुछ भी हो। ये बहुत देखने जैसा है, एग्जाम में इसी चीजों में आपको फंसाएंगे। अगर यहां पर जेम्स आर होता तो लोन इंडिया में यूज होना जरूरी है, पर्पस कुछ भी हो। लेकिन एक एनआर ने लोन लिया है एनआर से, तो लोन लेने वाला एनआर इंडिया में इस लोन का बिजनेस यूज करे, ये जरूरी है। तो जेम्स ने क्या किया है साहब, इन्वेस्ट किया है इस लोन को शेयर में, यानी शेयर से क्या मिलेगा, डिविडेंड। और डिविडेंड इस जेम्स की कहां की इनकम हो जाएगी, आईएफओएस की, यानी बिजनेस की इनकम नहीं हुई, तो इसलिए आकाश की जो ब्याज की इनकम है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समय बहुत लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टॉपिक है सैलरी। सैलरी से मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं, न्यूमेरिकल ही होते हैं। एक क्वेश्चन मुझे दिखा कहीं, मैंने कवर कर लिया है, रिलीफ। ये मुझे लगता है ये सीएमए के मॉक टेस्ट पेपर में या कहीं होगा, जो मुझे याद आता है। रिलीफ, रूल 21 से रिलीफ यानी सेक्शन 89 की बात हो रही है। 89 की रिलीफ, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन शायद ही आपने किए हो, और कई बार स्टूडेंट पूछ देते हैं सर 89 वाली रिलीफ हमने की नहीं, करी, डिस्कस की, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो एग्जामिनर को बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में रिलीफ के लिए सॉफ्टवेयर है। 89 की रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में सॉफ्टवेयर होता है। रीजन यह है कि आप जरा सोचिए, एक बंदे को अरियर्स यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, इन सभी जगह का अरियर्स, पिछले 5 साल का अरियर्स, 10 साल का अरियर्स यहां रिसीव हो जाता है। तो ये रिलीफ 89 का सेक्शन का ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो एग्जामिनर को बाकी क्वेश्चंस हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जो इसे सॉल्व करना चाहता है, उसे यहां की भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, यहां की भी, 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 जितने भी ईयर से वो कनेक्टेड है, हर ईयर की टैक्सेबिलिटी निकालनी है, और हर ईयर का स्लैब रेट मालूम होना चाहिए, सरचार्ज के नियम मालूम होने चाहिए, हेल्थ एजुकेशन सेस था या सिर्फ एजुकेशन सेस था, वो कितना था, वो सब मालूम होना चाहिए। इसीलिए न्यूमेरिकल इससे नहीं बनता। कभी कभार एक आध बार कभी पूछ दिया, तो कैसा पूछते हैं वो, जानबूझकर ऐसे पूछते हैं कि साहब वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी से मेल नहीं खाता, कि इस ईयर का, मान लीजिए ये ईयर है 2016-17 और बीच में कई साल चले गए और ये ईयर 21-22 का आ गया, तो क्वेश्चन ऐसा है, इस ईयर का अरियर्स सपोज 5 लाख रुपए यहां पर रिसीव हुआ। अब आप रिलीफ निकालिए, इस ईयर की इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए, बिना इस अरियर को ऐड किए, और इस ईयर की इनकम ऑलरेडी उस जमाने में 8 लाख रुपए थी। रिलीफ निकालने का बड़ा सीधा फंडा होता है। अगर ये 5 लाख रुपए ओरिजिनल
ईयर में हमने आमदनी में जोड़े होते तो इस 5 लाख के कारण टैक्स का कितना बर्डन बढ़ता, उससे ज्यादा हम 21-22 में बर्डन नहीं आने देंगे, बस इतनी बात है। इसका मतलब मुझे पहले टैक्स निकालना पड़ेगा ऑन 20 + 5 25 लाख पर, मान लीजिए ए है। फिर टैक्स निकालना पड़ेगा सिर्फ 20 लाख पर, मान लीजिए बी है। अब ए में मैं बी घटाता हूं तो ये सी जो आएगा दैट इज कॉल्ड टैक्स बर्डन ऑन ₹5 लाख फॉर द ईयर 21-22। सेम मुझे लेना है 16-17 के लिए, तो मुझे उसके टैक्स रेट मालूम होने चाहिए, स्लैब रेट और बाकी रूल्स भी पता होना चाहिए। पहले मैं टैक्स निकालूंगा, टैक्स ऑन 8 + 5 13 लाख पर, मान लीजिए ये डी है। फिर मैं टैक्स निकालूंगा सिर्फ 8 लाख पर, मान लीजिए ये ई है। डी में से ई माइनस करूंगा, ये एफ आएगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स बर्डन। एफ इज टैक्स बर्डन ऑन ₹5 लाख फॉर द ईयर 16-17। अब मान लीजिए ये सी 70,000 आ रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और ये एफ आ रहा है 60,000। तो मैं ये कहूंगा सरकार से कि मैं 70,000 का टैक्स बर्डन नहीं बियर करूंगा, 60,000 से ज्यादा नहीं बियर करूंगा। तो 10,000 जो एक्सेस बर्डन है दैट इज कॉल्ड रिलीफ अंडर सेक्शन 89। हो सकता है कि ये 60,000 आ जाए और ये 50,000 आ जाए, तो देयर इज नो रिलीफ। सॉरी, हाँ ये तो रिलीफ आ जाएगा, सॉरी, ये 60,000 आ जाए और ये 70,000 आ जाए, देन देयर इज नो रिलीफ। तो जब भी सी ज्यादा होगा एफ से, तो वह एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जिसको आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी से, जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है इस ईयर की, वो तो 5 लाख जोड़ के होगी, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी से उस रिलीफ को आप माइनस करोगे। ये तो वह न्यूमेरिकल हिस्सा। फिर ये पूछ दिया इन्होंने कि आप बताइए कि रिलीफ के मेथड क्या है कैलकुलेट करने के, तो ये बड़ा ट्रिकी काम हो जाएगा, लिखने वाला काम हो जाएगा, लैंग्वेज लंबा चला जाएगा। तो मैंने इसमें स्टेप 1 ये करना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे मैंने मेंशन कर दिया है। आप एक बार इसे रीड करिएगा और इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल देकर भी बता सकते हो एग्जाम में। चलिए हम कैपिटल गेन चैप्टर पर आ जाते हैं जल्दी से। कैपिटल गेन से मैंने एक ही क्वेश्चन शायद लिया होगा, एक ही क्वेश्चन कैपिटल गेन चैप्टर से है। तो ये रहा क्वेश्चन, सामने देखिएगा। और इस क्वेश्चन में एक खास बात और है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, असेसमेंट ईयर जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वो असेसमेंट ईयर 22-23 से है, और आने वाले ईयर्स के लिए भी, यानी असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25, इनके लिए भी ये वीडियो कामयाब वीडियो है, कहीं कहीं पर छोड़कर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सिर्फ डिजाइन किया गया है 22-23 के लिए। इसके आगे के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 कामयाब नहीं है। क्यों सर? कैपिटल गेन चैप्टर में और आईएफओएस चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी थी, और पीजीबीपी में भी पढ़ा था, ये तीनों का मर्जिंग है, पीजीबीपी भी इसमें कवर्ड है। आपने एक बात पढ़ी थी, पीजीबीपी में पढ़ी थी, सॉरी कैपिटल गेन मैंने इसमें डाल दिया। बेसिकली ये कैपिटल गेन का तो नहीं होना चाहिए, पीजीबीपी का होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये पीजीबीपी का होना चाहिए। कैपिटल गेन मैंने हेडिंग डाल दिया, माफ कीजिएगा, पीजीबीपी का होना चाहिए। तो पीजीबीपी में आपने एक सेक्शन पढ़ा था 43 CA, जिसको मैं कनेक्ट करता हूं सेक्शन 50 C से, और अदर सोर्सेज में 56(2)(10। बात सीधी है, लैंड बिल्डिंग बेचा जा रहा है बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लैंड और बिल्डिंग बेची जा रही है बिलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, सेल कंसिडरेशन, मार्जिन देते हैं, 10% का वेरिएशन अलाउ करते हैं, लेकिन फिर भी वो कवर नहीं हो रहा है, तो सेल्स कंसिडरेशन हम एसडीवी ले लेते हैं। यहां पर एक बिल्डर अगर लैंड बिल्डिंग बेचकर पीजीबीपी चाहता है और वो लैंड बिल्डिंग एसडीवी से नीचे बेचता है,
10% का मार्जिन हम लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नीचे बेच रहा है, वो एसडीबी से बहुत नीचे बेच रहा है, तो जो पीजीबीपी निकाली जाएगी उस बिल्डर की, उसके लिए हम जो सेल वैल्यू लेंगे वो एसडीबी लेंगे। और अदर सोर्सेज में लिखा हुआ था कि किसी ने लैंड बिल्डिंग खरीदी है एसडीबी से नीचे, तो 10% का हम वेरिएशन अलाउ करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हो गया अगर, तो जो डिफरेंस है एक्चुअल परचेज प्राइस और एसडीबी का, दैट विल बी द आईएफओएस इन द हैंड ऑफ बायर। रिवाइज हो गया तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ये तीनों कनेक्टेड ही आपस में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने पढ़ा था, 12 नवंबर 2020 से 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 का पीरियड। इस पीरियड में अगर कोई बिल्डर लैंड बिल्डिंग एसडीबी से नीचे बेचता है और वो 2 करोड़ से ज्यादा का सेल कंसिडरेशन नहीं है, और वो लैंड बिल्डिंग बिल्डर ने फर्स्ट टाइम अलॉट किया है, मतलब सेकेंड हैंड सेल नहीं है, फर्स्ट हैंड सेल है, तो जो 10% का हम वेरिएशन देखते हैं वो वेरिएशन इस केस में 20% का हो जाएगा। 43 CA अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये एक्सेप्शन सिर्फ बिल्डर के लिए है, 50C के लिए नहीं है, सिर्फ बिल्डर के लिए है ये एक्सेप्शन, कि अगर बिल्डर ने बेचा है वो लैंड बिल्डिंग और वो 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट अलॉटमेंट है और इस टाइम पीरियड में बेचा गया है, तो 43 CA में जो वेरिएशन हमें देखना है वो 10 के जगह 20% का हो जाएगा, और सेम इससे कनेक्टेड जब आईएफओएस देखा जाएगा तो वो भी 10 के जगह 20% का हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये सिर्फ इसी टाइम पीरियड के लिए लॉक कर दिया गया प्रोविजन, और ये टाइम पीरियड असेसमेंट ईयर 22-23 का ही होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ 22-23 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बाद के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाता है। क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है ना। और यहां पर एक चीज और अच्छी चीज है जो सबके लिए रेलिवेंट है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। जब हम, ये सबके लिए जरूरी है, 50C या 43 CA या 56(2)(10 हम देखते हैं और वहां हम एसडीबी देखते हैं, तो एसडीबी हम कौन सी डेट की देखते हैं? 2 डेट होता है, एक डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें से किस दिन की एसडीबी देखते हैं? अगर दोनों दिन की एसडीबी सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में 1,70,00,000 की एसडीबी है अग्रीमेंट की डेट की, और 1,75,00,000 की एसडीबी है रजिस्ट्रेशन की डेट की। तो एसडीबी कितना देखें हम, 1,70 या 1,75? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जवाब क्या था, आपको रिवाइज कर देता हूं। जवाब था कि अगर अग्रीमेंट में बैंक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, एडवांस में अग्रीमेंट जो साइन हुआ वहां पर अगर बैंक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, कैश नहीं, बैंक में पैसे लिए गए, तो हम एसडीबी डेट ऑफ अग्रीमेंट का देखेंगे। लेकिन अगर बैंक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमें एसडीबी रजिस्ट्रेशन की डेट की देखनी होगी। इस क्वेश्चन में इन्होंने 25 लाख रुपए एडवांस लिए हैं 1 अप्रैल को, लेकिन कैश में लिए हैं, तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का जो एसडीबी है वो हमारे लिए काम का नहीं होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीबी हमारे काम का हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कैश में पैसा पकड़ा है। बाकी तो आपको डिस्कस करके दे दिया। ये वो 3 कंडीशन थे जिसमें हमें 20% का वेरिएशन अलाउ हो जाता है 10% की जगह पर, और यहां पर 20% के वेरिएशन के अंदर है, क्योंकि 1,50,00,000 का 20% होता है 30, तो 1,80,00,000 एसडीबी, उससे ज्यादा होता तो प्रोविजन अप्लाई होता, उससे ज्यादा नहीं है, तो हमारे लिए सेल कंसिडरेशन भी यही रहेगा और कोई आईएफओएस भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। डन। अदर सोर्सेस का क्वेश्चन, अदर सोर्सेस के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जूली रिसीव्ड
फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 21-22। पहला, लोन 5 लाख रुपए का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है और मैडम का 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में। सीधा कनेक्ट कीजिए अपने माइंड। अच्छा, पहले आप खुद से दिमाग लगाइए। मैंने 2 लिख दिया है, पता नहीं क्या है ये, मतलब पॉज कर लिया, किया कनेक्ट, बताइए। 222E डीम्ड डिविडेंड। देखिए आने वाले समय में डिविडेंड, चूंकि डिविडेंड के टैक्सेबिलिटी में काफी चेंज आया है, तो डिविडेंड आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल नहीं मानता, इसको तो मैं थियरी मानता हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान आ गया कौन से सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। 222E, जहां पर क्लोजली हेल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखते हैं, उन्होंने अगर लोन लिया है तो ये लोन की रकम डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लोन। कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितनी है? 2 लाख रुपए। लोन कितने का है? 5 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए तक ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर खत्म नहीं हुआ, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। फिर अब इस डीम्ड डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या है? किसी जमाने में ये टैक्सेबिलिटी अलग अलग समय में ये टैक्सेबिलिटी अलग अलग होती थी, लेकिन 222E आज की डेट में जो टैक्सेबल है, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बदलती रही। तो आज की डेट में असेसमेंट ईयर 22-23 और उसके आने वाले असेसमेंट ईयर में जो टैक्सेबिलिटी है डिविडेंड की, वो इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर के हाथ में ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा एंड दैट विल बी टैक्सेबल। नॉर्मल इनकम होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं आएगा, ये नॉर्मल इनकम यानी स्लैब रेट में आएगा। आगे चलते हैं। नंबर 2, इन्होंने क्या किया है? ब्याज रिसीव किया इनहैंस कंपनसेशन पर, जिसमें से सोच ही लिया होगा आपने। आईएफओएस में इनहैंस कंपनसेशन के ब्याज पे 2 बातें याद रखनी है। ये 5 लाख का ब्याज चाहे किसी भी ईयर को बिलोंग करता हो, ये रिसीव्ड ईयर में टैक्सेबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसमें से 1.5 लाख रुपए 18-19 को बिलोंग करता है, 19-20 को 1,60,000 बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ये मैटर नहीं करेगा। इनहैंस कंपनसेशन के ब्याज की टैक्सेबिलिटी रिसिप्ट बेसिस पर होती है। तो ये किसी भी ईयर को बिलोंग करे, जिस ईयर में ये प्राप्त होगा उसी ईयर में ये इनकम माना जाएगा और असेसमेंट ईयर उसका अगला होगा। यानी प्राप्त हुआ है अगर 21-22 में प्राप्त हुआ है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगा। दूसरी बात याद रखनी है, पहली बात रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, दूसरी बात याद रखनी है कि इनहैंस कंपनसेशन का जो ब्याज है उसमें 50% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है और बचा हुआ रकम टैक्सेबल होता है। तो इन्होंने कुछ खर्चे किए हैं, एडवोकेट की फीस, वो सब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां देते हैं वहां पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां 50% का दिया जाएगा, 2.5 लाख, और 2.5 लाख बैलेंस विल बी टैक्सेबल। डन। क्लबिंग इनकम पर आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हमने क्लास में भी एक डायग्राम से, एक फोटो से कवर किया था इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है तभी मैंने उठाया, या तो ये मॉक टेस्ट पेपर में होगा या सजेस्टेड में होगा, अब तो याद नहीं, जब हमने बनाया था तो अलग अलग जगहों से उठाया मैंने। लेकिन सेम क्वेश्चन का जो मैं अगर आपको दिखाऊं, आप अपने बुक में देखना क्लबिंग चैप्टर में, तो क्रॉस ट्रांसफर सेम इसी क्वेश्चन के जैसा डायग्राम भी मैंने बना कर दिया है। कहानी इस प्रकार से है कि एक करण है और दूसरा अर्जुन नहीं है। हो सकता है अर्जुन हो क्योंकि इसमें नाम नहीं है, इसका ब्रदर है अर्जुन। चलिए अर्जुन ले लेते हैं, इसके ब्रदर का नाम नहीं है, ब्रदर है लिखा हुआ सर, ठीक है। करण ने अर्जुन के माइनर सन को, हाँ मेरे बुक में माइनर डॉटर था, माइनर सन को, माइनर सन 9 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है, और जो
करण की धर्म पत्नी है मिसेस करण, उसको अर्जुन ने 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है। इसे हम क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। यह माना जाएगा कि करण ने ही अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है और यह माना जाएगा कि अर्जुन ने ही अपने माइनर को गिफ्ट दिया है, लेकिन रकम कितनी मानी जाएगी? दोनों में जो लोअर रकम होगी। अगर ये बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं, 1 मिनट को पहले क्वेश्चन बदल देता हूं मैं, 9 लाख रुपए दिए, तो माना जाएगा कि करण ने, अज्यूम किया जाएगा कि करण ने अपनी वाइफ को 9 लाख रुपए गिफ्ट दिया है। इसका मतलब इस 9 लाख से जो आमदनी वाइफ को आएगी दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ करण। और माना जाएगा कि अर्जुन ने अपने माइनर को 9 लाख रुपए गिफ्ट दिया है, माइनर की जो इनकम आएगी दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ अर्जुन। क्लियर हो गया सर? ओके, ये तो हुआ तब जब बराबर की रकम। अगर रकम में डिफरेंस है तो जो लीस्ट रकम है 9 लाख, वो क्लबिंग में कंसीडर्ड होगा। यानी कि माना जाएगा कि 9 लाख रुपए करण ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है, तो वाइफ जो कमाएगी 9 लाख पे, 10 लाख पे नहीं, हालांकि वाइफ के हाथ में तो 10 लाख है, लेकिन 9 लाख पे जो कमाएगी वो करण के हाथ में टैक्सेबल होगा। और इस तरफ माइनर जो 9 लाख रुपए पे कमाएगा वो अर्जुन के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया, मैं यहीं पर छोड़ सकता हूं। लेकिन 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 क्वेश्चन को और हम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। है तो वैसे एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन, लेकिन इसको एडवांस लेवल समझने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं अलग बना देता हूं। मान लीजिए ये करण है और ये अर्जुन है, ये अर्जुन की पत्नी और ये करण की पत्नी। करण ने अर्जुन की पत्नी को 9 लाख रुपए दिए, और अर्जुन ने करण की पत्नी को सपोज 10 लाख रुपए दिए। ठीक है, 9 लाख पे 90,000 रुपए की इनकम आ रही है, अज्यूम कर रहे हैं, और 10 लाख पे 1 लाख की इनकम आ रही है। करण की पत्नी के 1 लाख रुपए की इनकम में से 90,000 सिर्फ टैक्सेबल क्लब होगा करण के हाथ में, और 10,000 करण की पत्नी के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि लीस्ट रकम देखते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन की पत्नी को 90,000 की इनकम आ रही है, तो ये 90,000 अर्जुन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक मैटर क्लियर हो गया? ठीक है, लीस्ट रकम। ओके, अब अगर मैं एक काम करूं और ये यहां से इरेज कर दूं कि सिर्फ करण ने अर्जुन की पत्नी को 90,000 रुपए दिया, माना कि करण और अर्जुन दोनों भाई हैं, तो करण ने अपने भाई की पत्नी को 9 लाख रुपए गिफ्ट दिया और 90,000 की आमदनी अर्जुन की पत्नी को आ रहा है, लेकिन करण ने कुछ भी नहीं दिया। तब क्या होगा? कुछ भी नहीं मतलब जीरो, तो लीस्ट यानी जीरो, कुछ भी नहीं होगा, क्रॉस ट्रांसफर यहां है ही नहीं। तो ऐसे में 90,000 की इनकम करण की पत्नी के हाथ में ही टैक्सेबल रहेगा, सॉरी अर्जुन की पत्नी के हाथ में ही टैक्सेबल रहेगा, अर्जुन के हाथ में ये इनकम क्लब नहीं होगा। लॉजिक आप देख रहे हो कि यहां कोई क्रॉस ट्रांसफर नहीं है। अगर अर्जुन ने ये पैसा दिया होता अपनी वाइफ को तो ये क्लबिंग में आ जाता, लेकिन अर्जुन ने नहीं दिया है, करण ने दिया है, इसलिए अर्जुन के हाथ में ये इनकम क्लब नहीं होगी, सिंस इस एग्जाम्पल में कोई क्रॉस ट्रांसफर की चर्चा नहीं है। यहां पर गेम कितना चेंज हो जाएगा अगर मैं इस क्वेश्चन में अब कनेक्ट कर दूं कि ये पत्नी को नहीं दिया है, ये माइनर सन को दिया है। अर्जुन के माइनर सन को 9 लाख रुपए दिया है करण ने, अर्जुन ने कुछ भी नहीं दिया। देयर इज नो क्रॉस ट्रांसफर। तो क्या आप कह सकते हो कि 90,000 जो इनकम है माइनर की, दैट विल नॉट बी क्लब्ड? ऐसा कह मत देना,
क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर की जो क्लबिंग की बात है वो क्लबिंग अलग है, सेक्शन 64 की बात कर रहा है, 64(1) की बात कर रहा है, जो स्पाउस की क्लबिंग होती है। लेकिन माइनर के की इनकम जो है वो चाहे करण ने दिया हो या करण के पिताजी ने दिया हो या पिताजी के पड़ोसी ने दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनर की इनकम जब आपके क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ दो ही बातें होती हैं, तीन बातें होती हैं। माइनर की पर्सनल स्किल है तो नहीं क्लब होगा, माइनर अपाहिज है तो नहीं क्लब होगा, अदरवाइज चाहे ये पैसा कहीं से आया हो, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ पेरेंट हैविंग हायर इनकम। तो इसमें क्रॉस ट्रांसफर का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं समझ गए होंगे, ये एडवांस लेवल में चला गया। करण की पत्नी की इनकम करण में टैक्सेबल होगी, क्लब होगा क्रॉस ट्रांसफर के रीजन से, लेकिन अर्जुन के माइनर बच्चे की इनकम वैसे भी सेक्शन 64(1) में टैक्सेबल होता ही है, क्लब होता ही है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है और ये पर्सनल स्किल नहीं होता। तो थोड़ा सा टफ हो गया हिस्सा। चलिए तो बताइए इनकम कितनी आ रही है साहब क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपको पढ़ने दिया नहीं क्या मैंने आज इसमें? कभी हट जाता है। 9% और 81,000, यानी इसके ऊपर क्या है, मिस्टर 10 लाख रुपए मिसेस करण को दिया। अच्छा, बच्चे की इन्वेस्टमेंट, यहां बच्चे की इन्वेस्टमेंट जो है ये है 9% पे, और करण की पत्नी इस 10 लाख पे 81,000 रुपए रिसीव कर रही है। तो माइनर की इनकम कितनी हो गई? 81,000। ये इसमें क्लब हो जाएगा 64(1) के कारण, और याद रहे 1,500 रुपए की एग्जम्पशन भी दी जाएगी सेक्शन 1034 में। दूसरी तरफ ये 10 लाख पर 81,000 है, जबकि 9 लाख हम क्रॉस ट्रांसफर मान रहे हैं। तो 81,000 अगर 10 लाख पे है तो 9 लाख रुपए पे कितना आना चाहिए? जो भी कैलकुलेशन होगा वो क्लब हो जाएगा करण के हैंड में। ठीक है, अब आप आंसर को देखोगे तो आंसर मैच करेगा 72,900। ठीक है, अब आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टीडीएस और टीसीएस और आईटीआर, मेरे ख्याल से यही दो बचता है टॉपिक। ये टॉपिक टीडीएस टीसीएस देख रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लेंगे आईटीआर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। आप चाहो तो आगे पढ़ के देख सकते हो, वैसे सही तरीका अगर मेरी बात मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मेरी बात मानो अगर, तो तरीका क्या है कि आगे आप जितना मैंने कराया उतने को ही रिवाइज करो, आगे आप ना करो। जब हम साथ में करेंगे तो क्वेश्चन पहले मैं दिखाऊंगा, उसमें सोचना, हाँ उसके बजाय आप टीडीएस टीसीएस और आईटीआर का रिवीजन करो, प्रोविजन का रिवीजन करो, वो बहुत इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन आंसर अगर आप आगे देख लोगे कि चलो हम देख लेते हैं वीडियो, हम क्यों देखें, तो आप भी जानते हो कि वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर रीड नहीं करते। तो इसलिए अगर आपको इफेक्ट चाहिए, अच्छी तैयारी चाहिए, तो आप सिर्फ टीडीएस टीसीएस आईटीआर का रिवीजन करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे करेंगे। कैसे करेंगे वही मैं पहले दिखाऊंगा, आप सोचना, फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।